You ever heard the name Jennifer Schuett? Yes. Did you ever have occasion to come in contact with her? Yes. Tell me about that. No. ये जो आदमी ब्लू टी शर्ट में दिख रहा है वह एक क्राइम करके 19 साल से बचकर भाग रहा था, लेकिन अगले ही 15 सेकंड में उसे कुछ ऐसा बताया जाता है कि वह फूट फूट कर रोने लगता है। There's two sides to every story. There is no other side to the story. If you were to see her, I think you would be extremely proud of her. I really do. She's alive. She's alive. She's alive. Let me tell you, she's alive. इस वीडियो की रिकॉर्डिंग डे से लगभग 19 साल पहले 8 साल की जेनिफर सुएट को किडनैप कर लिया जाता है और बाद में उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उस टाइम पर सिर्फ वह एक छोटी बच्ची थी। अटैकर के द्वारा बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाने के कारण वह बोलने की क्षमता खो देती है, लेकिन किसी तरह वह सरवाइव कर जाती है और उसे पूरी घटना अच्छी तरह से याद रहती है। डिकिंसन टेक्सास के एक छोटे से टाउन में जेनिफर अपनी सिंगल मदर एलन के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहा करती थी। 9 अगस्त 1990 को एलन जेनिफर को उसके अपने रूम में सोने के लिए कहती है क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठना था। जेनिफर अपने रूम में जाती है और बेड पर लेटकर बुक पढ़ने लगती है और पढ़ते पढ़ते ही सो जाती है। अर्ली मॉर्निंग एलन उठती है और सबसे पहले जेनिफर के रूम में जाके देखती है तो पता चलता है कि जेनिफर रूम में नहीं है और पार्किंग की तरफ खुलने वाली विंडो पूरी तरीके से खुली पड़ी थी। Sometime early Friday morning, 8-year-old Jennifer Schuett was abducted from her apartment bedroom. Jennifer's mother entered the bedroom and found the bedroom window open and her daughter gone. When Jennifer, there was no sign of her, she was just gone. पुलिस के आने के बाद वे सभी जेनिफर को आसपास के एरिया में ढूंढने लगते हैं। शाम को 6:30 बजे पुलिस को कुछ पेरेंट्स की तरफ से कॉल आती है। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे टाउन के किनारे खेल रहे थे, तभी उन्हें एक सस्पिशियस सी चीज़ दिखाई देती है। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो पता चलता है कि वह एक बच्ची की बॉडी है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस चेक करती है तो पता चलता है कि वह लड़की जिंदा है। इस पॉइंट पर पुलिस को लगा कि टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी से जल्दी लड़की को हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसकी हालत देखकर यह लग रहा था कि उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जेनिफर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसका गला एक कान से लेकर दूसरे कान तक कटा हुआ था। लड़की की ऐसी हालत देखकर पुलिस समझ जाती है कि लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। लड़की की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसकी माँ को भी उसके हॉस्पिटल रूम के अंदर नहीं जाने दिया गया। लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। थैंकफुली काफ़ी घंटों तक चली सर्जरी के बाद लड़की की हालत थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। जब जेनिफर को होश आता है तो वह बहुत डरी सहमी दिखाई पड़ती है क्योंकि उसके इलाज करने वाले लोग सभी मेल थे। क्योंकि उसके साथ हुई इस हॉरिफिक इंसिडेंट के बाद वह मेल से डरने लगी थी। जेनिफर हर मेल को शक की नज़रों से देख रही थी, खासकर पुलिस को देखकर। उसका पूरी तरह से इलाज हो जाने के बाद भी जेनिफर बोलने के लिए सक्षम नहीं थी। अब पुलिस के लिए ये चैलेंज था कि अब जेनिफर से किलर की इंफॉर्मेशन कैसे पता करेंगे। जेनिफर पुलिस को डायरेक्टली कुछ बताने में असमर्थ थी, तो पुलिस ने जेनिफर को एक नोटबुक और कुछ पेन्स लाकर दिए कि तुम हमारे क्वेश्चंस का आंसर लिख कर दे देना। वह सिर्फ 8 साल की लड़की थी, लेकिन बहुत ही समझदार भी थी। उसे इंसिडेंट की एक एक डिटेल याद थी। उसने बताया कि अपने बेड पर सोने के बाद जब वह उठी तो वह एक अजनबी के साथ थी। अजनबी को देखकर उसने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस अजनबी ने अपने हाथ से जेनिफर का मुंह और नाक बंद कर दिए। अजनबी ने जेनिफर से कहा कि वह एक पुलिस ऑफिसर है। शायद इसीलिए जेनिफर हॉस्पिटल में पुलिस को देखकर डर रही थी। फिर दोनों कार में बैठकर जाने लगते हैं। इस टाइम तक जेनिफर को लगने लगा कुछ तो गलत है। उसे पता था कि पुलिसमैन अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उसे यह भी बताया गया था कि अजनबी पर कभी भरोसा मत करना। काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद जेनिफर श्योर हो जाती है कि उसे किडनैप किया गया है। जेनिफर को शांत कराने के लिए वह आदमी कार को एक लोकल एलिमेंट्री स्कूल ले जाता है और जेनिफर को कहता है कि उसकी मॉम उसे पिकअप करने आती ही होंगी। सुबह होने में अभी 1-2 घंटे का टाइम था। तभी वह आदमी कहता है कि लगता है तुम्हारी मॉम नहीं आएंगी, और वह कार को स्टार्ट करके जेनिफर को टाउन के बाहर एक खुले मैदान में ले जाता है। इस टाइम पर जेनिफर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वह उस आदमी से पूछने लगती है कि तुम्हारी गन कहाँ है, तुम्हारा बैज कहाँ है।
तो वो बताता है कि उसकी गन कार की बैक सीट पर है। जैसे ही जेनिफर चेक करने के लिए बैक सीट की तरफ बढ़ती है, वह आदमी उस पर अटैक कर देता है और वह उसे सेक्सुअली अब्यूज भी करता है और उसका गला काटकर उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर भाग जाता है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और सुबह हो जाती है। अभी तक जेनिफर होश में थी और खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह होश खोने लगती, मैदान में रेंग रही चींटियां उसे काटकर दोबारा से होश में ला देती। जेनिफर के ठीक हो जाने के बाद उससे पूछे जाने पर वह उस अजनबी का नाम भी बता देती है। एक स्केच आर्टिस्ट को भी बुलाया गया है जिससे कि उस अजनबी के बारे में और पता चल सके। बिना एक भी वर्ड कहे जेनिफर स्केच बनाने में कामयाब रहती है। इस स्केच को पब्लिक में सर्कुलेट कर दिया जाता है। जेनिफर जहाँ पर मिली थी वहाँ पर कुछ कपड़े के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं मिला। जेनिफर इस बात से बहुत गुस्सा थी कि वह अब बोल नहीं सकती। तभी एक चमत्कार होता है। कुछ टाइम बाद उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकलती है। ये बात जानकर डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जेनिफर का वोकल कॉर्ड 2 हिस्सों में कट गया था और उसके ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर थी। लेकिन किसी तरह कॉर्ड दोबारा से हील होने लगा। कुछ टाइम तक चले ट्रीटमेंट के बाद उसकी आवाज़ वापस आ जाती है। कुछ टाइम बाद जेनिफर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। थोड़े दिनों बाद जेनिफर स्कूल भी जाना शुरू कर देती है। लेकिन जेनिफर के साथ हमेशा पुलिस रहती थी, यहाँ तक कि उसके क्लासरूम में भी। टाइम धीरे धीरे बीतने लगता है लेकिन अभी तक क्लियर का पता नहीं चला और धीरे धीरे सभी लोग ये भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। लेकिन 18 साल बाद जेनिफर को डिटेक्टिव टिम कॉर्मी की कॉल आती है और वह बोलते हैं कि वह जेनिफर का केस सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए वह जेनिफर को मिलने को कहते हैं। Sitting down with Jennifer for the first time, I told her, I said, Jennifer, I will do whatever I can do in my power till the end of my career to get you the answers that you need for this case. And that simple sentence changed my life. I felt like he was as dedicated to the solving of my case as I was. It was a unique aspect of having Jennifer there to help with certain aspects of the case that otherwise we had never known. I really wanted to be a part of the solving of my own case. टिम से मिलने के बाद पहली बार जेनिफर को ये लगा कि वह भी केस सॉल्व करने के लिए उतने ही डेडिकेटेड है जितना कि जेनिफर थी। टिम FBI को कांटेक्ट करते हैं और उनसे उन कपड़ों के टुकड़े को एनालाइज करने के लिए बोलते हैं जो कि जेनिफर के पास से मिले थे। कपड़े पर मिले DNA को एनालाइज करने में लगभग 1 साल का टाइम लगा। 22 सितंबर 2009 को FBI उन्हें एक नाम बताती है, डेनिस अर्ल ब्रैडफोर्ड। वह 29 साल का एक आदमी था जो कि हाल फिलहाल में जेल से किडनैपिंग के जुर्म में छूटा था। जेनिफर को असॉल्ट करने के 6 महीने बाद ही वह एक बार में एक औरत को सेक्सुअली असॉल्ट करने के जुर्म में अरेस्ट हुआ था। उन्हें उसके ड्राइविंग लाइसेंस की 1990 की एक कॉपी मिलती है जिसमें दिखाया गया फोटो जेनिफर के द्वारा बनाए गए स्केच से काफी हद तक मिलता था। फोटो मैच करने के कारण पुलिस को अरेस्ट वारंट मिल जाता है और पुलिस डेनिस को अरेस्ट कर लेती है। That morning and told me that they really arrested this person, Dennis Earl Bradford. It was the most surreal moment of my life. We were hoping, most importantly, to get a confession. We didn't want there to be any way this could be beat in court. लेकिन एंड में डेनिस ने जेल में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस दिन ट्रायल होना था, जेनिफर उसकी कब्र पर जाती है और अपना विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट पढ़ती है। तभी उसे वहां पर एक चीटी काट लेती है। वह समझ जाती है कि यह डेनिस की तरफ से एक माफी थी। Throughout this journey, I've had 2 main goals, and they were to find the man who kidnapped, sexually assaulted, and attempted to murder me 19 years ago so that he could not hurt anyone else. And to use my voice in telling my story to as many people as I possibly could in hopes that I may encourage other victims of violent crime to stand up and speak out against criminals. Today, I can say very proudly that I have accomplished both of these goals. I hope that my case will remain as a reminder to all victims of violent crime to never give up hope in seeking justice, no matter how long it may take or how hard it may be. With determination and by using your voice, speak out. You are capable of anything. कुछ टाइम बाद जेनिफर नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। उसकी शादी भी हो जाती है। आज उसके 2 बच्चे भी हैं जिनके साथ वह हंसी खुशी से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। दी एंड।